नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है वाईटी ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि भारत के हर एक सम्मानित व्यक्ति को इनके बारे में जानना चाहिए। जी हाँ, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में। बिल्कुल सही सुना सर आपने। सैम मानेकशॉ एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारतीय सेना नहीं ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन फिर भी गुस्से में आकर उसने भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1971 के वार में पाकिस्तान को खदेड़ दिया था, घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं उन्हीं सैम मानेकशॉ जी के बारे में बात करने जा रहा हूं आपसे। बात करें तो सैम मानेकशॉ जी की, तो सैम मानेकशॉ जी का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। इनको लोग प्यार से या इनके दोस्त सैम के नाम से भी बुलाते थे। कुछ लोग वीर सैम के नाम से भी इनको पुकारते थे। इन्होंने भारतीय सेना में जो अपनी सेवा दी वो 4 फरवरी 1934 से शुरुआत की। मतलब 4 फरवरी 1934 को इन्होंने भारतीय सेना ने इनको कमीशन किया और एफ राइफल्स में इनकी नियुक्ति की गई। लगभग 4 दशक तक इन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी और 5 युद्धों के ये साक्षी बने। वो 5 युद्ध जो थे वो इस प्रकार हैं, जैसे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 में, उन्हें उस युद्ध में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और इस युद्ध में इनको 7 गोलियां लगी थी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन ईश्वर की कृपा से और इनके जज्बे से इन्होंने अपने आप को मजबूत रखा और एक प्रखर सैनिक बनकर आगे आए। दूसरा युद्ध जो था वो भारत विभाजन युद्ध जो 1947 में हुआ, उसके ये साक्षी बने और उसमें इन्होंने भाग लिया। जबकि तीसरा युद्ध जो भारत और चीन का हुआ था 1962 में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। चौथा युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुआ था 1965 में, उसमें इन्होंने भाग लिया और इसी तरीके से जो 1971 का युद्ध था उसमें इन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच का, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली सैम मानेकशॉ जी का जो नाम है या उनके जो कार्य हैं वो 1971 के युद्ध से ही जाने जाते हैं ज़्यादातर। खास करके इनका जो योगदान है वो 1971 के भारत पाक युद्ध में ही इनके योगदान की वजह से इनका नाम चर्चा में है। अब हम 1971 के जो भारत पाक का युद्ध था उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी ऊपर ऊपर की चर्चा एक बार कर लेंगे कि क्यों हुआ था और फिर इनकी ज़रूरत क्या पड़ी और इनका मानेकशॉ जी का योगदान क्या रहा। 1970 की बात है या उसके पहले अगर हम चले तो 1947 में कर लें। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बंटकर एक देश बनता है। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान है। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का वर्तमान का पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग रहते थे उनकी जो भाषा थी वो बांग्ला भाषा थी, जबकि जो पाकिस्तान के लोगों की भाषा है तो वो पाकिस्तान के लोगों की भाषा उर्दू है। उर्दू को उन्होंने 1948 में राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा दे दिया पाकिस्तान ने, जबकि बांग्ला के लोगों को ऐसा कुछ मिला नहीं। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ऐसा उनकी भाषा को कोई महत्व नहीं मिला, तो वो बांग्ला को भी उर्दू के बराबर का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। और इसी वजह से दोनों पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में शुरुआत के दौर से ही मतभेद चला आ रहा था। होता यह है कि 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होता है, जैसे जनरल इलेक्शंस होते हैं। उसमें पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान,
शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो शेख मुजीबुर रहमान जी की पार्टी को 169 में से 167 सीटों पर जीत मिलती है। मतलब वो पूर्वी पाकिस्तान के बहुत बड़े नेता बन के उभरते हैं, निकलते हैं सामने। जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में इसके उलट होता है। पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसको ज़्यादा बहुमत मिलता है। कुल मिलाकर वहाँ पे 313 सीटें थी पाकिस्तान में। उनमें से जो बहुमत का आंकड़ा था वो शेख मुजीबुर रहमान के पास में था। और एक तरीके से देखा जाए लीगल तरीके से तो शेख मुजीबुर रहमान जी को ही सरकार बनानी चाहिए थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये जो है लीगल चुनाव हुआ है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव ही सही तरीके से नहीं हुआ है। इसके बाद बांग्लादेश में विरोध की जो बयार है वो और तीव्र हो गई। जब और तीव्र हो गई तो वहाँ पे बांग्लादेश में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का जो है गठन हुआ। और मुक्ति वाहिनी के गठन के पश्चात वहाँ पे विरोध मुक्ति वाहिनी द्वारा और तेज हो गया। जब तेज हो गया तो पूर्वी पाकिस्तान की जो सरकार थी या पाकिस्तान की जो सरकार थी उन्होंने बांग्लादेश में अत्याचार करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया। अत्याचार जब बांग्लादेश में बढ़ा या पूर्वी पाकिस्तान में बढ़ा तो वहाँ के लोग भारत में घुसने लगे, माइग्रेट करने लगे। जब ऐसा हुआ और अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था तो बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी। या पूर्वी पाकिस्तान के लीजिए तो पूर्वी पाकिस्तान ने उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, तो इंदिरा गांधी जी से मदद मांगी। और साथ ही क्या हुआ कि 3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान का भी विवाद चल रहा था। तो 3 दिसंबर को हालांकि ये जो घटनाएं हैं ये जून जुलाई में चल रही थी, लेकिन 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर एयर अटैक कर दिया। तो इससे जो है भारत को भी शामिल होना पड़ गया, है ना, सीधे सीधे युद्ध में शामिल होना पड़ गया। के पश्चात युद्ध चलता रहा, 13 दिनों तक युद्ध चला। 3 दिसंबर को एयर स्ट्राइक होने के बाद पाकिस्तान ने जो की थी, चलता रहा युद्ध। आखिर उस समय के जो अपने सेनाध्यक्ष थे ये सैम मानेकशॉ जी थे और इन्होंने जो है जमकर डटकर मुकाबला किया। और मुकाबला करने के बाद में पाकिस्तान को घुटनों पे जो है लाके मजबूर कर दिया और सरेंडर करने के लिए कहा। लेकिन पाकिस्तान की सेना सरेंडर नहीं कर रही थी। तो मानेकशॉ जी ही थे जिन्होंने 14 दिसंबर को भारतीय सेना को आदेश दिया कि पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला करो। उस समय पाकिस्तान के जो गवर्नर थे वो ढाका में रहते थे, तो पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला किया गया। और इसके बाद कहीं जाके 16 दिसंबर को शाम को 4:45 पे जाकर बांग्लादेश ने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण 93,000 सैनिकों के साथ हुआ। आत्मसमर्पण करने के 2 दस्तावेज थे जिस पे पाकिस्तान ने साइन किया। तो पाकिस्तान की तरफ से उनके जनरल थे पूर्वी पाकिस्तान के AK नियाजी साहब, उन्होंने आत्मसमर्पण वाले दस्तावेज पे साइन किया। जबकि सामने जो बैठे हुए थे भारत के पूर्वी पाकिस्तान के, या जो मुक्ति हुआ तो बांग्लादेश बना, तो उसके जो मुखिया थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी। तो जगजीत सिंह अरोड़ा जी के सामने नियाजी साहब ने घुटने टेके और आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरीके से 1971 के युद्ध में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका होने के कारण सैम मानेकशॉ जी को 1972 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और 1973 में जाकर ये सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए। सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के पहले इनको 59 वर्ष की आयु में भारत का पहला फील्ड मार्शल बनाया गया। और फील्ड मार्शल बनने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे। भारत के ये 5 स्टार प्राप्त करने वाले पहले जनरल भी बने। 5 स्टार प्राप्त करने वाले, 5 स्टार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेना अध्यक्ष को भी 4 स्टार ही मिलता है। 5 स्टार प्राप्त करने वाले पहले जनरल मानेकशॉ जी ही बने। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इनके बारे में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मानेकशॉ जी कभी भी सेना में नहीं आना चाहते थे। इनके जो पिताजी थे वो डॉक्टर थे
और इनके 2 भाई थे। वो 2 भाई लंदन में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे। मानेकशॉ जी हमेशा चाहते थे कि वो भी एक डॉक्टर बने, लेकिन और इसके लिए इन्होंने अपने पिताजी से सिफारिश भी की कि मुझे भी लंदन भेज दीजिए, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन इनके पिताजी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी आप बहुत छोटे हैं, बाद में जाना। और उसी समय सेना में भर्ती निकली हुई थी और इन्होंने अप्लाई कर दिया और सेना में इनकी नियुक्ति हो गई। तो इस तरीके से सेना में आने का इनका दिलचस्प किस्सा भी रहा। कहते हैं कि इंदिरा गांधी से इनके कुछ खट्टे मीठे टर्म्स थे। खट्टे मीठे जैसे एक बार इंदिरा जी ने इनको बुलाया और कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहिए, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए। तो इन्होंने कहा आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। तो ये बात जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी रही। साथ ही इसमें भी एक बात आती है कि इंदिरा गांधी जी ने मानेकशॉ जी को कहा कि आप बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार रहिए, और इंदिरा गांधी जी मार्च में ही अटैक करना चाहती थी पाकिस्तान पर। तो इन्होंने कहा था कि अभी हम तैयार नहीं हैं, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए। और एक तरीके से इंदिरा जी की बात का इन्होंने विरोध भी किया कि 6 महीने का मुझे टाइम दीजिए, 6 महीने के बाद में आप जब भी कहेंगे हम अटैक कर देंगे, और यकीन दिलाते हैं आपको कि जीत हमारी होगी। हालांकि इन्होंने जो भी कहा मानेकशॉ जी ने वो सच करके साबित करके दिखाया भी। तो इस तरीके से ये ऐसे दिलदार व्यक्ति थे कि उन्होंने जो कहा और उसको पूरा करके दिखाया। 2008 में रिटायरमेंट के बाद 2008 में जो है इनका निधन हो जाता है, और निधन से पहले ये तमिलनाडु जाते हैं और वहीं पर अपना ये निवास बनाते हैं, वहीं रहते हैं। इंदिरा गांधी जी इस युद्ध के बाद मानेकशॉ जी को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहती थी, वो इनको सीडीएस बनाना चाहती थी। एक नया पद लाके, जो आज भी सीडीएस की बात हुई और हो रही है, सीडीएस का पद क्रिएट हुआ, ये उसी समय सीडीएस का पद क्रिएट करने की बात हो रही थी। लेकिन कुछ कारणों से ये संभव नहीं हो पाया, नहीं तो भारत के पहले सीडीएस भी होते मानेकशॉ जी। कुछ इनके बारे में चर्चाएं हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि ईदी अमीन युगांडा के राष्ट्रपति जो थे, उस समय सेना अध्यक्ष थे युगांडा के, वो भारत दौरे पर आए थे। तो उस समय भारत के जो सेना अध्यक्ष थे वो अपने सैम सरी थे। तो सैम सन ने ईदी अमीन को लंच के लिए इनवाइट किया, और ये लंच जो है अशोका होटल दिल्ली में दिया गया। वहाँ पर जब युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन ने भारतीय सेना की ड्रेस देखी, यूनिफॉर्म देखा, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद ईदी अमीन ने इसी तरीके की ड्रेस की मांग की। तो अपने सेना अध्यक्ष जी ने ईदी अमीन को इस प्रकार की भारतीय सेना की 12 ड्रेसें जो कि उनके साइज की थी वो उन्होंने गिफ्ट की। और कहते हैं कि उनके साइज की ड्रेस गिफ्ट करने के लिए कनॉट प्लेस में ट्रेलर था, और उस ट्रेलर से जो है रातों रात वो 12 ड्रेसें जो है तैयार करवाई गई। और इनकी बेटी थी एक मानेकशॉ जी की, उनका नाम था माया दारूवाला। माया दारूवाला बताती हैं कि सैम सर को कपड़े का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और रात में जब वे सोते थे तो खर्राटे बहुत ज़्यादा लिया करते थे। तो ऐसे दिलेर पर्सनालिटी जिसने कि भारत को कई सारे महत्वपूर्ण युद्ध जितवाए, जिसमें से भारत पाकिस्तान का एक युद्ध 1971 का है, बांग्लादेश को जिन्होंने स्वतंत्र करवाया, और बांग्लादेश जो आज भारत विश्व के मैप पर दिखता है उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस वजह से इनको याद किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।